गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एक्मी सोलर होल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को आप मेरे Q1 वाले वीडियो को की जस्ट कंटिन्यूएशन में ही मानिए, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें वापस से एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं उसको रेफरेंस मान के चलता हूँ और क्या क्या अपडेट्स है और सेक्टर्स में क्या क्या थोड़े से कंसर्न्स चल रहे हैं उसके बारे में हम लोग मेनली डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ। कंपनी करता क्या है? कंपनी एक आईपीपी प्रोड्यूसर है। ठीक है। अब आईपीपी प्रोड्यूसर क्या होता है? आईपीपी प्रोड्यूसर आपको जानना है, बेसिकली नाम से ही क्लियर है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? खुद की इनकी पूरी एसेट्स होती है, उसको लेके ये लोग प्लांट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना। फिर उसके पीपीए साइन होते हैं, पीपीए पावर परचेजर एग्रीमेंट। मतलब एक जन तो प्लांट बनाएगा, एक जन उसको ऑफ टेक करेगा। तो उसके बीच में जो एग्रीमेंट होता है 15 साल 25 साल इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसको पीपीए कहते हैं। वो साइन होगी, है ना। तो दिस इज हाउ दिस कंपनीज वर्क्स। आपको अगर और कंपनीज देखनी है अगर इस पर्टिकुलर थीम में, जो होल अभी आरई ट्रांजिशन वाले के अंदर चल रहा है, आप केपी ग्रुप में देख लीजिए। फिर आपको देखना है अगर आप ये एनटीपीसी ग्रीन देख लीजिए, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस देख लीजिए। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं ये सब बेसिकली आपके आईपीपीस बनाता है। फिर इसी में एक कुछ सीपीपी वगैरह भी होते हैं, है ना, जो कि अगेन केपी ग्रुप करता है, बट हम लोग अभी इस वीडियो पे आते हैं। तो जब आप इस तरह के बिजनेस को देखते हो ना, तो यहाँ पे दो तीन चीजें पहले तो आपको समझ में रखनी है दिमाग में, है ना। फर्स्ट, सिंस आप इतना बड़ा बड़ा प्लांट बना रहे हो, है ना, आपको लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, फर्स्ट थिंग। फिर लैंड पे आपने प्लांट तो बढ़ा दिया, इतने बहुत लंबे सोलर पैनल्स लगा दिए, जैसे बीकानेर में लगते हैं आपके, है ना। खावड़ा में अडानी लगा रहा है, कच्छ रीजन हो गया, है ना, नीमच एरिया हो गया। तो ये सब जो हाई सन के एनर्जी वाले जगह हैं जहाँ पे बड़े बड़े ओपन स्पेसेस भी हैं, फतेहगढ़ हो गया आपका। तो इन जगहों में प्लांट तो आपने लगा दी, बट प्लांट लगाने के बाद आपको वहां से बिजली तो लेके बाहर जानी पड़ेगी ना। तो उसके लिए जो पावर ग्रिड के सब स्टेशन लगते हैं, आप जब ट्रेन वगैरह से जाते होगे तो आप देखते होगे रास्ते में बड़ी बड़ी टावर्स होती है, तो उसको ट्रांसमिशन लाइंस कहते हैं। तो एक तो कनेक्टिविटी भी आपको चाहिए। तो फर्स्ट इशू इज आपका लैंड हो गया, क्योंकि इंडिया में लैंड की स्कैर्सिटी है। तो वहां पे आपके जो लैंड के इशूज होते हैं वो बहुत बड़ा पहला फैक्टर बन जाता है। दूसरा, आपको ट्रांसमिशन लाइन चाहिए, है ना। दूसरी चीज हो गई। फिर इसके अलावा आप देखिए, ये कंपनी जो होती है ये सब बहुत ही, इनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो ये सब बहुत ही डेप्ट रिटर्न कंपनी होती है। तो जब आप इन कंपनीज को देखोगे ना, तो इनका जो डेप्ट बाय इक्विटी होगा वो आपको काफी ज्यादा दिखेगा। तो एक तो कंटिन्यूअसली इनको डेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमें पैसा दे दो ताकि हम ये प्लांट लगाए। तो इसी के कारण इन कंपनीज का जो फाइनेंस कॉस्ट या डेप्रिसिएशन देखोगे ना, तो वो कंपोनेंट आपको काफी अच्छे से देखना है। थर्ड पॉइंट। और अगर मैं आपको बोलूँ, तो आप सोचिए कि एक बिजनेस, जैसे हम देख रहे हैं पूरे आरडी ट्रांजिशन थीम में, बहुत अलग अलग तरह के बिजनेस है। कोई मॉड्यूल बनाता है, कोई इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस वाली कंपनी हो गई, जैसे कि ओरियाना हो गया आपका, है ना। और फिर पंप्स वाली कंपनी है, ओसवाल पंप्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसी में जब एक आप इस तरह की कंपनी में आते हो ना, तो जब आप इसको देखोगे, हर जगह हम देखते हैं कि अगर आपको फास्ट पेस में ग्रो करना है तो आपको ऑन द ग्राउंड एग्जीक्यूशन बहुत तेज चाहिए। ऐसे समझिए, जैसे आप सोचिए, आप देख रहे हैं कि इंडिया में इतने मॉडल्स के प्लांट आ गए हैं। तो अल्टीमेटली मॉडल्स को कोई तो परचेज कर रहा है ना। वो जो परचेज कर रहा है उस मॉडल का यूज क्या कर रहा है? वो तो प्लांट लगाने में यूज कर रहा है। कोई अपने बिल्डिंग्स के ऊपर मॉडल्स लगा रहा है, जैसे वेबसॉल हो गया, वो आपके रूफटॉप वगैरह उन जगहों में काम करता है। फिर आपकी जो बड़ी बड़ी बॉडी कंपनी होगी, तो उनसे ये लोग परचेज करते होंगे, इनको यूटिलिटी स्केल कहते हैं। जैसे ये जो कंपनी है ना, एक्मी सोलर होल्डिंग्स, दिस इज ए यूटिलिटी स्केल। ये ऐसा नहीं है कि आपके घर के पास कोई छोटा सा बना दिया जगह पे, ये गीगावाट लेवल के प्लांट्स बनाते हैं, है ना। तो इसको यूटिलिटी स्केल कहते हैं। तो ये चीज होगी। तो एक तो आपको मॉडल्स की सप्लाई आपको अच्छे से मिलनी चाहिए, है ना। फिर इसके अलावा अब आप सोचिए, जनरली जो इनके बिजनेस में जो रेवेन्यू आता है वो कैसे आता है? मैंने बोला पीपीए साइन होते हैं ना, पावर परचेज एग्रीमेंट साइन होता है। जब आप एग्रीमेंट साइन करोगे तो इट्स लाइक अ रेंट, है ना। आपने प्लांट बना दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ मैं, इनका नीमच में जो प्लांट है, ठीक है। तो एक्मी सोलर होल्डिंग गया नीमच में, अपना एक प्लांट लगाया, विंड प्लांट एफडीआरए प्रोजेक्ट लगा दिया, फार्म डिस्पेसेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया। उसको मान लीजिए आपको परचेजर है उसका, मैं ले लेता हूँ बिहार, ठीक है। बिहार जो इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है वो उसको परचेज करती है, और उस पूरी जो वायर है आपके यूपी पूरे एरिया से ट्रैवल होते हुए बिहार तक बिजली आती है। तो अब आप ये सोचिए, तो बेसिकली जो सामने वाले से आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा एक बार बल्क में पे कर देते हो, एज अ रेंट की तरह से पे करते हो ना। तो इसको आप एन्युटी बेस्ड सिस्टम कहते हो, तो है ना। तो इसीलिए जब ये प्लांट्स होता है तो आपको अगर देखना है कि इनकी जो एन्युटी बेस्ड इनकम है, जो रेवेन्यूज है वो बढ़े, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली ऑन द ग्राउंड प्लांट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारे कुछ चार पांच जो मैंने पॉइंट्स बोले, ये आप पहले दिमाग में रखेंगे तो हमको ये बिजनेस अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका इस कंपनी का आईपीओ आया था, तब से मैं इसको देख रहा हूँ। तो अभी जब आप देखेंगे ना, तो इस कंपनी का लास्ट क्वार्टर में कुछ 1 गीगावाट का प्लांट आपके राजस्थान में कमीशन हुआ था, ठीक है। तो
जब हम उस बेस पे लेके चलते हैं तो आपको ये दिखेगा, जब भी मैं इसके नंबर्स दिखाऊंगा आपको, तो आपको दिखेगा कि जो इंक्रीमेंट इन रेवेन्यू है, एबिटा है, या टॉप लाइन बॉटम लाइन है, वहां पे आपको काफी अच्छा जंप दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपकी वॉल्यूम्स आ गई। जब आप वॉल्यूम, मान लीजिए आपने 1 गीगावाट का प्लांट लगा लिया, उसको आप 4 या 5 रुपए में जितने भी बेचोगे, तो एक बार में आपका बल्क लंपी वे में रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो आपको कंटिन्यूअसली जब भी आप फ्यूचर में इस प्लांट बिजनेस को देखोगे, तो आपको देखना है कितना ज्यादा ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अगर एग्जीक्यूशन पेस में कहीं पे भी दिक्कत आई, तो उससे अनसर्टेनिटी बन जाएगी, है ना। तो यही आपको अभी दिखता है। अब उसके क्या कारण है, कितना वो लॉन्ग टर्म है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट हम लोग एक बार पीपीटी से चल लेते हैं। लेट लेट मी शेयर द पीपीटी। तो देखिए, अभी जो नंबर्स मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले आप ये देखिए, जो आपको दिखेगा कि टोटल रेवेन्यू है, जो मैं अभी आपको एक्जैक्टली पॉइंट समझा रहा था, उसी का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। रेवेन्यू में आपको इंक्रीमेंट दिख जाएगी 103% की। एबिटा भी उसी लाइन में बढ़ा है, और पैट आपको काफी अच्छा दिखेगा, क्योंकि पैट पे कई कई बार इनका डिप्रिसिएशन और आपका ये जो होता है ना फाइनेंस कॉस्ट, उसका इंपैक्ट होता है, वो आपको और क्लियर होगा। अभी जो लास्ट यहाँ पे दिख रहे हैं ये लोग, जनरेशन इन लोग किस पे का है, एमयूज का है। एमयू क्या होता है? आपके घर में जो पंप्स वगैरह चलते हैं ना, जो थोड़ा आपके ये पानी सबमर्सिबल पंप्स वगैरह होते हैं, वो किलोवाट आवर्स पे रहता है ना, या फिर हॉर्स पावर में रहता है। वो एक छोटी यूनिट हो गई। जब आप उसको यूटिलिटी स्केल पे लेके जाओगे ना, पूरे इंडिया लेवल पे या फिर एक स्टेट के लेवल पे, तो उसको एमयू कह देते हैं, तो वो मिलियन यूनिट हो जाता है ना। अभी देखिए यहाँ पे जो इन्होंने क्या किया है, मैंने आपको बोला लास्ट लास्ट क्वार्टर में लगभग 1 गीगावाट के प्लांट इन लोगों ने कमीशन किया था। अब इसके अलावा अभी जो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का टारगेट है ना, मतलब इस ईयर में कितना ये लोग कमीशन करेंगे, तो वो ऐसा कुछ टारगेट था कि लगभग 450 मेगावाट का हम लोग कमीशन करेंगे। 450 मेगावाट इज इक्वल टू 0.45, है ना। तो अगर मैं मोटा मोटी लास्ट ईयर का मानूं, इनका 1.9 गीगावाट था, तो उस पर आप देख लीजिए 20 से 30% का ग्रोथ मिलता है आपको। जो इनकी कैपेसिटी में इंक्रीमेंट होता है। अगेन वो भी आपको एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है कि अगले साल जब इनका रेवेन्यू आएगा, तो वहां पे कितना इंक्रीमेंट दिखता है आपको, है ना। वो चीज है। अब उसमें से जो मैं 450 का बात कर रहा हूँ, लगभग 350 आपका पिछले क्वार्टर में कमीशन हो गया था, है ना। तो आप पिछले क्वार्टर का नंबर देखोगे, तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि वो इंक्रीमेंट दिखता है। और इस क्वार्टर में जो बचा है, आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने लिखा है ना इन्होंने, कि भाई हमने 100 मेगावाट में से 28 कमीशन कर दिया है। 450 टारगेट था, 350 पहले कर दिया इन्होंने, 28 इस क्वार्टर में कर दिया, तो बचा कितना, लगभग 72। अब ये इस फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग समय पे ये लोग करेंगे, है ना। ये चीज है। अब ये बाकी इनका गुजरात में प्रोजेक्ट है, और ये लोग बोल रहे हैं, ये जो विन विन किया इन्होंने 720 मेगावाट का, ठीक है। 720 मेगावाट विन किया, कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट की बिड्स वगैरह होती है ना, टेंडर निकालते हैं वो लोग, सेकी है, तो बिड करते हैं कि भाई हमें इस पर्टिकुलर जगह में इतना प्लांट लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग बिड होता है, तो इन्होंने विन किया। इससे क्या होती है, ओवरऑल जो इनका टारगेट्स है ना FY30 तक का, कि भाई 10 गीगावाट का हमको पूरा अपना आईपीपी का पोर्टफोलियो चाहिए, तो उसके लिए आपको दिखता है कि पहले वो बिड बिड विन करेंगे, फिर उसका एलओए साइन होगा, है ना। फिर उसके बाद आपकी पीपीए साइन होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, तब प्लांट लगता है। तो एक तरह से वहां पे आपको सक्सेस दिखाता है। ओके, तो ये चीज है। और बाकी इन लोग ये कह रहे हैं कि हम टाटा पावर के साथ, टाटा पावर आपको कहाँ पे बिजली देता है, ये आपका आई थिंक उड़ीसा में देता है बिजली, फिर आपका आई थिंक गुजरात वगैरह में भी देता है। तो टाटा पावर कंपनी है, उसके साथ इनकी पीपीए साइन हुई है। अगेन एक प्राइवेट डिस्कॉम है। तो ये अब प्राइवेट डिस्कॉम्स वाले क्या होते हैं, वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो वो भी आपको देखना है कि वहाँ वो लोग भी अगर इनसे बिजली साइन कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम स्टेट और सेंट्रल यूटिलिटीज जो है, तो एक तरह से दिखाता है कि कंपनी की क्रेडिबिलिटी कितनी है, और कितने कॉम्पिटेटिव टैरिफ्स पे ये लोग अपनी बिजली बनाते होंगे, तभी तो वो लोग खरीदते हैं ना। वो चीज़ है। और बाकी जो अभी तो देखिए, पूरे देश में बेस का जो थीम चल रहा है, मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। अब बाकी ये बेस वाले में ये लोग कह रहे हैं कि हमने ऑर्डर दिया है। जनरली जो उनके ऑर्डर्स रहते हैं ना, वो आपके चाइनीज कंपनीज के साथ रहते हैं, है ना। अब ये पहले ऑर्डर देने का क्या फायदा है, वाई दे आर सो रैपिड अबाउट देयर बेस्ट थिंग्स। तो आप ये सोचिए, मैंने अभी तक जितनी भी बात की आपसे, आपको ये बताया कि इनके ये आईपीपी वाले प्लांट्स लग रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको रिस्क भी बताया स्टार्टिंग में, कि लैंड की अवेलेबिलिटी चाहिए, आपको कभी कभी कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो जब एक कंपनी बेस्ट पे इतना फोकस कर रहा है, इस कंपनीज को पता है कि अभी तो पूरे जो इंडिया में आपकी ट्रांजिशन हो रही है, तो आपके प्लेन वनीला जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, उससे हटके सारी कंपनीज आपके एफडी आरडी या फिर बेस्ट इंक्लूडेड प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं। तभी तो आप ये देखते हो ना, ओडियाना बोनाडा जितनी भी कंपनीज है, इतना इतना ट्रैक्शन क्यों है इन कंपनीज में, एक उसी का कारण है। तो जब ये कंपनीज बेस्ट लगा लेगी, तो बेस्ट के फायदे क्या क्या होते हैं, खास करके फ्रॉम एन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आईपीपी, जैसे कि एक्मी सोलर हम लोग देख रहे हैं। जब आप बेस्ट लगा लोगे ना, तो जब आपकी जल्दी लग जाएगी, क्योंकि सामने तो रिक्वायरमेंट है, आप उसको मर्चेंट पावर के रूप में बेचोगे। मर्चेंट पावर क्या होता है, आप मार्केट में जाओगे, वहां जाके सेल कर दोगे, और वहां से आपको प्राइसेस अच्छी मिलती है। जब तक आपके पीपीए साइन नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ समय लगता है, मतलब मान लीजिए 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लगते हैं, ठीक है। उस दौरान ये लोग अपने मार्केट में जाएंगे। आईएक्स हमारी एक कंपनी है जिसके वजह ये सब चीजें होती है, तो वहां पे जाके ये लोग सेल कर देते हैं, है ना।
तो दिस इज हाउ द कंपनी इज फोकसिंग मोर ऑन द बेस्ट एज ऑफ नाउ। तो इसके इसके लिए ये लोग जल्दी ऑर्डर्स देंगे, इनके जगह पे आ जाएगा, वहां पे ये लोग लगा देंगे, जब तक इनके पीपीएस साइन नहीं होते हैं उससे वो लोग उस तरह से पैसे अर्न करेंगे। तो ये जो रेवेन्यू स्ट्रीम होगा ना, होगा इनका, दिस इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द जो इनके पीपीएस से चल रहा है। ये एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू स्ट्रीम है, तो आप इसको एक इनकी गाइडेंस में हमें इसको अलग से जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो जब भी हम कोई नंबर देखते हैं इनका, तो वो एक तरफ से आप ये समझ लीजिए कि वो एक कंजर्वेटिव नंबर है ना। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो दिस वाज अबाउट देयर स्लाइड, है ना। तो हम लोग अब और आगे चीजें देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सो हम लोग अगर देखें, तो यहाँ पे बेसिकली ये लोग अपनी पूरी जो कैपेसिटी है उसके बारे में दिखा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि राजस्थान में इनका एक प्लांट आया था, उसके कारण आपको कैपेसिटी बढ़ते हुए दिखेगी। तो देखिए, लगभग 1340 मेगावाट इनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था, वो बढ़ के भी 2918 मेगावाट हो गया है। अगर मैं इसको लास्ट क्वार्टर में देखूंगा ना, तो आई थिंक वो 2890 था, जो अभी 28 ऐड किया है, मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया आपको। तो उसी कारण थोड़ी सी कैपेसिटी यहाँ पे इनकी इंक्रीज दिखती है, और बाकी तो इनके पीपीए साइन होते रहते हैं। तो वो सारी चीज दिखा रहे हैं ये लोग, एंड द रेस्ट थिंग्स यू ऑल कैन रीड। मैंने अभी पढ़ा है, बताया है पिछले पेज में। अभी देखिए यहाँ पे फिनांसिंग एंड रिफाइनेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। सिंस मैंने आपको बोला ये जो कंपनीज होती है बहुत डेप्थ क्रंच कंपनी होती है, तो इसीलिए जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, मान लीजिए वो आपके प्रोजेक्ट्स बन गया है ना, या फिर जैसे मैंने सुजलॉन वाले वीडियो में भी बोला था आपको कि इरेक्शंस लग गए हैं, जब टर्बाइंस आप पहुंचा देते हो और जब आपकी इरेक्शन लग गया, तो दिखा रहा है कि प्रोजेक्ट मोर टुवर्ड्स द फाइनलाइजेशन स्टेज पे पहुंच गया है। तो उसी कारण जो बैंक आपके डेप्ट चार्ज करेगा ना, उसकी रेट कम हो जाती है। तो इसीलिए खास करके इस तरह की कंपनी के लिए आपका ये जो रिफाइनेंसिंग होती है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसी के लिए आपकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो दिस इज अ थिंग। ओके, नाउ ये देखिए वही पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, क्रेडिट रेटिंग वाला। और ये लोग बता रहे हैं अपने जो बेस्ट के इन्होंने ऑर्डर्स दिए, द रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो ये सारी चीज हैं। ओके, इस स्लाइड में आप हल्का सा देखेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप फर्स्ट इमेज में देखेंगे, अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे, आपको दिखेगा बहुत सारे सोलर पैनल्स लगे हैं, है ना। तो आपको दिखा रहा है कि ये एक एफडीआरई प्रोजेक्ट का एग्जांपल है, जहाँ पे आपकी इंटीग्रेटेड सोलर और बैटरीज भी लगती है। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने बैटरी बीएमएस लिखा है, क्या होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया। इन्वर्टर अगेन आपका डेटा लोकलाइजेशन और जो कन्वर्जन होती है एसी से डीसी उसकी बात करते हैं। फिर ये आपकी पीसी अगेन वही सारे बेसिकली कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह हो गया। और एसी डीबी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है एक तरह से, है ना। तो ये सारी चीजें ये लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। ओके, नाउ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर और प्लांट अवेलेबिलिटी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है कि भाई मेरा प्लांट है ना, कितना सोलर, सिंस सोलर वाली प्लांट है तो उसकी कैपेसिटी आपके 20 से 30% के बीच में रहती है। वहां भी आपको इंक्रीमेंट दिखता है, दैट मीन्स कि इनके प्रोडक्ट्स बेटर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बाकी प्लांट अवेलेबिलिटी मतलब क्या, कि मान लीजिए कितना इनके प्लांट में मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, जितना कम मेंटेनेंस होगा, दैट मीन्स इनकी मशीनें अच्छे से काम कर रही है, इनके मॉड्यूल्स अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीजें दिखाती हैं। और जनरेशन यूनिट इंक्रीमेंट दैट विल अगेन डिपेंड अपॉन की वॉल्यूम्स में कितना ऑन द ग्राउंड आपका एग्जीक्यूशन है, उन चीजों पे डिपेंड करेगा। ग्रिड अवेलेबिलिटी होती है सामने वाले सब स्टेशन पे। अगर जो सब स्टेशन है अगर वही अवेलेबल नहीं है, वहां पे कोई ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, इतनी सारी हम ट्रांसफार्मर कंपनी देखते हैं ना, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर सेल्सिया टेक, अगर सामने वाले की ट्रांसफार्मर ही वर्क नहीं कर रही है ना, तो ये लोग अपने पावर को भेजेंगे कैसे, तो वो वाली पॉइंट है। सिमिलरली यहाँ पे ये लोग H1 का नंबर दिखाते हैं, विच इज ऑन अ सिमिलर रेंज एज कम्पेयर टू आपका Q1 और Q2। तो ये सारी चीजें, अब यहाँ पे ये लोग अपने पूरे प्रोजेक्ट्स का एक तरह से CAGR दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो इसमें से ये जो 550 मेगावाट वाला आवर वाला इनका बेस्ट प्रोजेक्ट है, ये आपका आई थिंक NHPC के साथ है, आई थिंक आंध्र प्रदेश या तेलंगाना वाला इनका प्रोजेक्ट है, जो ये लोग अभी है ना FY26 के एंड तक ये लोग एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं। अब इसी में मैं इनको एक और आपको बताता हूँ कि अभी इन्होंने है ना एक बेस्ट प्रोजेक्ट का ट्रायल रन किया था, मतलब एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट किया था। तो वहां से जाके ये लोगों ने बेसिकली क्या होती है, ये लोग ये चेक करते हैं कि भाई चार्जिंग, बैटरी आप चार्ज करोगे ना दोपहर में, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी सोलर से, उससे आप चार्ज करोगे, फिर शाम को जब रिक्वायरमेंट होगी उसको सेल करोगे, इसको कहते हैं आर्बिट्राज। तो इस तरह से जो डिफरेंस ऑफ, क्योंकि देखिए दोपहर में सूरज बहुत ज्यादा है, तो सस्ते में आपको बिजली मिल गई ना, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उससे आपने चार्ज कर लिया। और शाम को तो सिंस सन नहीं है, आपको क्रंच हो जाता है, मतलब रिक्वायरमेंट होती है, तो सिंस वहाँ पे डिमांड सप्लाई का गैप होता है, तो वहाँ पे महंगे में बिजली बिकती है, तो वहाँ पे आप उसको सेल करते हो। तो सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो वाला कंसेप्ट है, जो कि आप पूरे बिजनेस में भी यूज करते हो, जितने भी हम डिस्कस करते हैं। तो वही कंसेप्ट बिजनेस कंपनीज यूज करती है। इसको बेसिकली कहते हैं इसके लिए वर्ड होता है एंसिलरी, है ना, इसको एंसिलरी मार्केट कहते हैं। सो आप देखेंगे इनके पीपीटी में भी कहीं पे यूज किया इन्होंने, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसको एंसिलरी मार्केट कहते हैं, और एक तरह से इससे एनर्जी आर्बिट्राज होता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज जो कि लोग अपनी बेस्ट प्लांट से जो अभी ये लोग लगा रहे हैं ना जल्दी, उससे एक वो भी फायदा होगा।
तो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट द कंपनी। तो ये चीज़ है। अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो ये तो बाकी मैंने आपको बता दिया। तो ये तो प्रोजेक्ट्स इनके जो चल रहे हैं वो है, ये चीज़ है 72 मेगावाट जो इनका है। बाकी ये लोग बोल रहे हैं नियर कमिश्निंग स्टेज पे है। बाकी ये तो पीपीए साइन वाले हैं। एक्चुअली जो इशू है ना आपका, ये इस वाले स्टेज पे आता है, एलओए वाला इशू आता है। इससे मैं आता हूँ रिस्क वाले पार्ट में। ओके, बाकी तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स आप देखेंगे, अगेन रेवेन्यू नंबर्स आपके काफी अच्छा दिखता है। कैश पेट आपको और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा, है ना। कैश पेट में आप वो सब निकाल देते हो ना, डिप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह वो सारी चीजें हटा देते हो, क्योंकि सिंस एक आपकी डेप्ट वाली कंपनी है, तो इनको अपनी कैश फ्लोज को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनको नए नए प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, है ना। तो वो सारी चीजें, तो ये हो गया। अब इसके अलावा आप कंसोलिडेटेड नंबर्स भी सेम ही रिफ्लेक्शन है। ओके, अब जो इनका ईपीसी वाला आर्म है, ये बेसिकली एक तरह से इन हाउस ही रहता है। तो हम लोग सीधे सीधे कंसोलिडेटेड देखते हैं, क्योंकि ईपीसी आप देखोगे ना तो उसके मार्जिन कम होते हैं। और सिंस आपकी जो आईपीपी वाली सेगमेंट होती है, इसमें मार्जिन इतने ज्यादा क्यों होते हैं? सिंस पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपने ही लगाया ना, तो आप ऐसे समझ लीजिए आपका कॉस्ट तो लग गया। अगर आप केपी ग्रीन वाली भी वीडियो देखोगे मेरे, तो वहां पे भी आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा कि जब जो आईपीपी बिजनेस होते हैं, वहां पे जो मार्जिन देखोगे ना, वो आपकी 80%, 90%, इवन 95% तक रहती है, क्योंकि द होल प्लांट इज योर्स। वंस यू हैव पुट ऑन अ प्लांट, यू कैन अर्न द होल रेवेन्यू टू योर सेल्फ ना। तो दैट्स वाई उसका जो पूरा मार्जिन होता है वो ज्यादा होता है। वही जब आप सीपीपी के बिजनेस देखोगे ना, तो वहां पे आपको दिखेगा कि वहां पे जो मार्जिन प्रोफाइल है वो थोड़े से कम होते हैं। सो ऐसे आपको देखना है इन बिजनेस को। तो ये सारी चीज है। ओके, यहाँ पे कुछ एसेट्स वगैरह मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो अगर देखिए आपका ग्रॉस ब्लॉक बढ़ गया, ग्रॉस ब्लॉक बढ़ गया मतलब क्या, इनके प्लांट्स ऑन ग्राउंड कमीशन हो गए हैं। CWIP करंट वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें कमी दिखी है। कहने का मतलब क्या है, बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अभी इनके कम है। ठीक है, वो भी क्या होता है ना, कई बार ये लोग प्लांट्स की इक्विपमेंट्स को ऑर्डर देते हैं, वो जनरली एंड में आता है अपने साइकिल के। जैसे बैटरी वगैरह इन्होंने ऑर्डर दिया ना, तो वो अभी इस साल के एंड तक आएगा, है ना। तो इसलिए वहां पे आप देखेंगे जब क्वार्टर 3 या क्वार्टर 4 होगा, तो आपको ये जो करंट वर्क इन प्रोग्रेस है ना, वो आपको एकाएक बढ़ता हुआ दिखेगा। तो उस तरह से देखना है। अभी ग्रॉस डेब्ट, ठीक है, उसमें आपको नेट डेब्ट देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ कैश वगैरह होते हैं, वो तो आपको पूरा रिफ्लेक्शन नहीं है ना। और इस कंपनी के लिए तो नेट डेब्ट दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ है। बाकी नेटवर्क तो बढ़ ही रहा है, सिंस प्लांट्स वगैरह कमीशन हो रहे हैं इनके। अब मैं आता हूँ आपको कुछ और इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स जो है इस कंपनी के लिए। अब देखिए, मैं आपको नेट डेब्ट टू एबिटा दिखाना चाहता हूँ। अब जो ये कंपनी होती है, मैंने आपको बोला कि ये सारी कंपनियां बहुत ही डेब्ट वाली कंपनी है। तो इसीलिए ये कंपनी कहती है कि अगर इनका नेट डेब्ट टू एबिटा अराउंड 5.5 के आसपास है, तो ये कंपनी अपनी बेसिकली ऑपरेशनली सही कर रहा है। तो जब इनका आईपीओ आया ना, तो इन्होंने बहुत सारा अपना ये डेब्ट वगैरह पे कर दिया था, इसलिए आपको नेट डेब्ट टू एबिटा भी 4.3x पे दिख रहा है। देखते हैं आगे जाके कैसा ये प्रोफाइल रहता है और कैसे ये लोग फंडिंग देखते हैं अपनी। अभी तो ये लोग पूरे फंडिंग के लिए ये कहते हैं कि भाई हमारे पास कैश है, कैश भी है, और बहुत सारा चीज़ ये है कि आपका एंड में लगेगा ना आपको बैटरीज वगैरह, तो वहाँ पे आएगा। और कुछ बोरोइंग्स वगैरह करेंगे, फिर रीफाइनेंसिंग होगी। तो ये सारे मेथड से ये लोग बेसिकली सोचते हैं कि हम लोग अपने पूरे प्रोसेस को फंड करेंगे। बट ऐसी कंपनीज को जब आप देखते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है कि आप अपने कैश फ्लो को कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई दिक्कत आई, तो कंपनी के पूरे प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन ही अफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ है। अभी ये देखिए, आ, ये क्या बताता है, डेज ऑफ सेल्स आपको ये बताता है बेसिकली कि भाई मैंने तो बिजली दे दी सामने वाले को, मुझे पैसे कितने दिन में मिलते हैं। इसी के लिए मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग पहले चीजें चीजें बताता हूँ। तो इसमें क्या है ना, कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं। मतलब अभी जैसे मान लेंगे एक रेगुलेटरी एसेट करके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये आपको इस कंपनी ने डिस्कस किया है। ठीक है, उसमें क्या होता है, मान लीजिए बहुत सारे पैसे हैं ना जो डिस्कॉम्स के अटके हुए हैं, डिस्कॉम्स ने अभी भी आपको आईपीपीस वगैरह को पे नहीं किया है। तो वो जब उससे जो वो चीज रिलीज कर देगा डिस्कॉम, सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर है कि आपको 4 साल में वो पैसे रिलीज करने हैं। तो जब वो पैसे रिलीज करेंगे, तो वो पैसे किसके पास आएंगे? जितने भी आपकी ये जो यूटिलिटी स्केल वाले डेवलपर्स हैं, जैसे आपकी एक्मी हो गया, बाकी जो एनटीपीसी ग्रीन वगैरह भी हैं, उनके पास पैसे आएंगे। तो बेसिकली बेसिकली उनके कैश फ्लोज अच्छे होंगे। अब मान लीजिए वो पैसा आएगा, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं से तो यूज करेगी ना उसको, अगेन अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फंड करने में यूज कर सकता है। सो दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस। अब इसी में अगर आप डेज ऑफ सेल्स बताओगे ना, तो इसमें अगर आप देखेंगे, तो ये जो ट्रेंड है पूरा कंटिन्यूसली फॉलिंग ट्रेंड पे आपको दिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इनके स्टेट गवर्नमेंट है, आप बहुत सारे कंपनीज को देखते होंगे, तो आप ये देखते होंगे कि भाई जो अभी आप इसको ऐसे कनेक्ट कीजिए, आपने वो पीएम कुसुम स्कीम सुना है ना, जिसको हम लोग अपने ये आपके शक्ति पंप या फिर जो आपके ओसवाल पंप है उस वीडियो में काफी डिस्कस करते हैं, है ना, या फिर इन जनरल पूरा डिस्कस करते हैं। तो आप वो पीएम कुसुम स्कीम का फायदा क्या है? उससे बेसिकली ये होता है, जो स्टेट के डिस्कॉम्स है, डिस्कॉम्स मतलब आपके ये सीईएससी हो गया, टाटा पावर हो गया, टोरेंट पावर हो गया, ये सारे की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इन लोगों के पास बहुत ही कस्टमर को पैसा, कस्टमर मतलब सिटीजन्स, क्योंकि सिटीजन्स अलग अलग तरह के होते हैं, तो पैसे
हमेशा ये लोग अपने बेसिकली इनके कैश वगैरह इनके पास नहीं आता है। जब इनके पास कैश नहीं आएगा तो वो यूटिलिटी को दे नहीं पाएंगे, क्योंकि बिजली तो यूटिलिटी से खरीदी है। तो इसीलिए जब आप, और स्टेट गवर्नमेंट में ये वाले इशू चलते हैं, तभी तो आप पीएम कुसुम लगा रहे हो, ताकि वो सोलर से बिजली आ जाए, क्योंकि सस्ती बिजली मिलेगी वहां से, है ना। तो वो उस पूरे थीम के कारण वो जो पीएम कुसुम का कंपोनेंट ए बी और सी चल रहा है ना, तो विथ दैट थॉट प्रोसेस इन माइंड चलता है वो, ताकि फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी पड़े। अभी आपने, मैंने पिछले वीडियो में ही देखा, जो आदित्य विजन की वीडियो मैंने बताई, वहाँ पे अभी 100 कुछ है ना, कुछ 125 किलोवाट आवर बिजली जो बिहार में फ्री मिल रही है। तो उससे क्या होगा, बिजली के पैसे तो नहीं देगा कस्टमर, बट जो डिस्कॉम है उसके पास तो पैसा देना पड़ेगा ना उसको। तो उस पॉइंट को कनेक्ट कीजिए। तो इसीलिए ये जो कंपनी है, ये चाहती है कि हम स्टेट गवर्नमेंट से बेटर है सेंट्रल ऑफ टेकर्स की तरफ जाए, है ना। जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जाओगे तो वहां पे आपको बेटर, बेसिकली आपको पैसे जल्दी मिल जाते हैं, है ना। तो उस कारण आप देखेंगे तो इस कंपनी का भी आप देखिए डेज ऑफ सेल्स जो है वो अभी कम हो रहा है, और वो कंटिन्यूसली आपको कम होता हुआ दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में जितना मुझे याद है, आई थिंक 30 के आसपास था, 30-35 के बीच में था, वो अभी घट के और 27 हो गया है। तो यही चीज ये लोग बताना चाह रहे हैं कि, और वो आगे जाके जो पूरा इनका पोर्टफोलियो है ना, 7,390 वाला, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन मान लीजिए, पीपीए एलओए सबको जोड़ दिया मैं, तो वो आपको दिख रहा है कि अभी तो मान लीजिए 69% है, वो आगे जाके 83% हो जाएगा। तो अगेन दिखा रहा है कि बिजनेस उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने की बात कर रहा है। तो ये चीज है। ओके, बाकी तो कंपनी की ओवरव्यू मैंने आपको देख ही दिया, सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, जस्ट अगेन दीज आर रिपीटेटिव पॉइंट्स। अभी देखिए 77 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है इनका, राजस्थान में आपको दिख रहा है, क्यों? क्योंकि एक 1 गीगावाट से 1.5 गीगावाट तो वहीं पे है ना, जो मैंने आपको बताया। बाकी इनके गुजरात में भी होगा ही, क्योंकि गुजरात क्या है, आपका विंड रिच स्टेट है, बाकी सोलर तो होता ही है, कच्छ वगैरह एरिया हो गया। फिर ये जो सेंट्रल इंडिया एरिया है ना, यहाँ पे जो मैं आपको सर्कल कर रहा हूँ, ये आपका बेसिकली नीमच चित्तौड़गढ़ एरिया हो गया। यहाँ पे भी आपकी सोलर की रेडिएशन काफी ज्यादा आती है। तो ये सारे हैं इनके, बाकी तो कुछ थोड़े मोड़े प्रोजेक्ट्स हर जगह फैले हुए हैं। ओके, बाकी प्रोजेक्ट डिटेल्स मैंने पिछले क्वार्टर में भी एक्सप्लेन किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट इनके जो नंबर्स वगैरह हैं और बिजनेस में क्या चल रहा है। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो मिस्टर निखिल निखिल धिंगरा जी, इनके जो बेसिकली हेड करते हैं, उनके उन्होंने कुछ पॉइंट्स बोला है कि अभी देखिए, अभी तो मैंने काफी सारी वीडियोज में भी डिस्कस किया कि भाई जीएसटी रेट्स कम हुए हैं पिछले सितंबर में, आई थिंक, है ना। जो जो आपके मॉड्यूल्स हैं, और जो मैंने सुजलॉन वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, है ना, तो वहां पे अगर आप देखेंगे जीएसटी रेट 12% से 5% कम हो गया है। जब ये चीज होती है तो इससे क्या फायदा होता है? ओके, आई थिंक आई हैव डिस्कस इन द वीडियो, की कौन सी वीडियो थी मुझे याद नहीं आ रही है, पिछला वीडियो, एल्पेक्स एल्पेक्स में मैंने डिस्कस किया था कि जब मॉडल्स के जीएसटी रेट कम होता है तो प्राइसेस आप कस्टमर को पास ऑन करते हो। कस्टमर कौन है? कस्टमर तो आपकी एक्मी जैसी कंपनीज है ना, जो बेसिकली उस मॉडल्स को लेकर प्लांट बिछाएगा। तो इन कंपनीज को सस्ता मिलेगा, है ना। मॉड्यूल सस्ता मिलेगा तो टैरिफ्स कम होंगे, कस्टमर के लिए टैरिफ कम आएगा, आपके और मेरे लिए जो बिजली की कॉस्ट है वो कम होगी। तो बेसिकली जो पूरी आड़ी का ऑफटेक है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो और ज्यादा प्रोजेक्ट साइन होंगे। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना है पूरी जो सेक्टर कैसे, मतलब इंटीग्रेटेड है, और कैसे वो एक जगह में जो डिक्रीमेंट हुआ है ना, उसका पूरा इम्पैक्ट आपके वैल्यू चेन में कैसे दिखता है। तो वो सारी चीज़ है। तो ये देखिए, इसलिए जो पूरे प्रोजेक्ट्स की जो वायबिलिटी होती है वो इंप्रूव हो जाएगी। और बाकी जो आरपीओ टारगेट्स होते हैं, रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशंस होते हैं, मतलब बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट के जो टारगेट्स है कि भाई, गवर्नमेंट तो चाहता है ना कि पूरा जो आरई को हम प्रमोट करें। तो ये लोग क्या करते हैं, डिस्कॉम्स को टारगेट दे देता है कि भाई आप 20%, 30% जो बिजली है अपनी, वो आप रिन्यूएबल से खरीदिए। तो उसी को आरपीओस कहते हैं। तो वो धीरे धीरे गवर्नमेंट का और है कि भाई 40% तक लेके जाना चाहता है बाई FY 30, आई थिंक, है ना। हाँ वही है। तो ये चीज है। अभी एक और जो नया चेंज आया है इंडस्ट्री में, एक जीएनए अमेंडमेंट होता है। जीएनए अमेंडमेंट क्या होता है, आप इसकी डिटेल्स में नहीं जाते हैं। बेसिकली क्या कहते हैं, जनरल नेटवर्क एक्सेस। इसका मैं आपको क्रक्स बताता हूँ। इसमें क्या है, मैंने आपको कनेक्टिविटी वाला पॉइंट बताया वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि कितना बड़ा इशू होता है। अब आप ये सोचिए कि आपने एक पूरा प्लांट लगा दिया, ठीक है, सिर्फ सोलर लगा हुआ है वहाँ पे। सोलर तो सिर्फ दोपहर में होगा, शाम को तो सोलर नहीं है, जब रात हो गई तो वो जो आपने ट्रांसमिशन लाइंस लगाई, पूरी इतने सारे टावर्स लगाए, वो तो वेस्ट हो गई ना एक तरह से। तो बेसिकली अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कनेक्टिविटी है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, उसी में उसी को चेंज किया है, कहा है कि भाई आप उसी प्लांट पे आप बैटरी भी लगा लीजिए, दिन में उसी वायर से आप उस बैटरी को चार्ज कीजिए, और शाम को उसी वायर से आप ग्रिड में वापस, ग्रिड मतलब पूरी जो सिस्टम है हमारा नेटवर्क है, उसके अंदर वापस बिजली दीजिए फ्रॉम दोज बैटरी। तो इस यही है, इससे क्या होगा, आपकी जो कनेक्टिविटी है वो वेस्ट नहीं होगी, है ना, और उसका बेटर यूटिलाइजेशन होगा। इसी को कहते हैं जीएनए अमेंडमेंट। तो ये जो चीज़ है, इस तरह सेक्टर आगे की तरफ बढ़ रहा है। आई होप कि पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने। और बाकी रेगुलेटरी एसेट वाला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, बैटरी वगैरह के इन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं। और इनका जो 550 मेगावाट वाला प्रोजेक्ट है ना, मेगावाट आवर वाला जो प्रोजेक्ट है एनएचपीसी के साथ, वो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग कह रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते वो हमें दिख जाएगा।
तो वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं देख रहा हूँ इस पूरे सेक्टर में, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमें कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स, आई थिंक एल्पेक्स वाले का भी कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट कौन से वीडियो में डिस्कस किया था, तो ऑन द ग्राउंड हमें काफी सारे कंपनियों के बैटरी के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होते हुए दिखेंगे। तो दिखेगा काफी एक नया पूरा है ना ये, तो पूरा इंडिया में एज ए कंट्री देखते हैं कैसे ये लोग आगे आगे बढ़ते हैं, तो वो भी हम लोग ट्रैक करते रहेंगे, काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। बाकी मैंने आपको फिनांस कॉस्ट के बारे में इनका है कि लगभग 200 से 250 करोड़ रहेगा हर क्वार्टर में। ओके। अब आप इस कंपनी को देखते हो ना, तो एक क्वेश्चन लोगों के मन में ये आता है कि भाई किसी प्रोजेक्ट का टैरिफ बढ़ गया, मान लीजिए जब ये प्लेन वनीला सोलर लगाते हैं, जब आप उसमें बैटरी भी ले आओगे, सिंस बैटरी के कॉस्ट ज़्यादा होते हैं तो उसकी जो टैरिफ होती है वो ज़्यादा होती है। तो लोगों का ये क्वेश्चन है कि भाई क्या उससे कंपनी ज़्यादा अर्न करेगा? इसका आंसर है नो। आप ये सोचिए जब टैरिफ ज़्यादा होगा तो उसके लिए आपको ऑन द ग्राउंड एसेट्स भी तो ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ना, तो बेसिकली आपका कॉस्ट भी उतना ही बढ़ जाता है। तो कंपनी कहती है इट्स अ बेटर मैट्रिक्स टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, इसलिए आप आरओसी देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल, हम कितना कैपिटल लगाते हैं उसके ऊपर रिटर्न कितना मिलता है, तो वो वाला पॉइंट है। और बाकी कंपनी को कैसे जज करना है आपको, तो आप मैंने आपको बताया था इसका जो एबिटा वाला पैरामीटर है ना, आप उसको देखिए, तो उससे आपको मिलेगा कि कैसा है। तो जैसे आप इस क्वार्टर में भी देखोगे ना, तो आई थिंक पहले लगभग 2000 के आसपास इनका एबिटा रहता था, और अभी ये इनका बढ़ के आई थिंक कुछ 2050 के आसपास हो गया है। तो वो चीज़ है। ओके, ये हो गया मतलब एबिटा, कितना एबिटा अर्न करते हैं पर मेगावाट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ है। ओके। अब मैं आता हूँ इनके जो रिस्क वाले पार्ट, मैंने आपको ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया कि ये लोग उससे बेसिकली देख लिए हैं अपने कैसा इफिशियंसी वगैरह होता है उसका। बेसिकली क्या है, वो इनको बेसिकली एक तरह से हेल्प करेगा जब वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, मतलब मान लीजिए अभी 550 मेगावाट आवर का प्रोजेक्ट लगाना है इनको, एनएचपीसी वाला, तो वहां से भी इनको कुछ फायदा दिखेगा। अब फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क वगैरह के बारे में, तो प्रीमियर वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ऐसा इंडस्ट्री में एक बेसिकली एक रिपोर्ट घूम रही है कि भाई 45 गीगावाट आवर के जो एलओए प्रोजेक्ट्स है ना, उसको गवर्नमेंट कैंसिल कर रही है। तो जब एलओए प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो जैसे इस तरह की कंपनीज है, तो उनके जो पीपीए साइन होने हैं वही नहीं साइन होगा, तो जो फ्यूचर में जो इनके प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने हैं उसमें कमी आ सकती है ना। तो इसी के कारण पूरे सेक्टर में थोड़ा सा इशू चल रहा है, खास करके आईपीबीएस कंपनी के लिए। तो इसमें मैंने एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको ऐसे ऐसे समझिए, आप ये सोचिए आपको आईपीबीएस लगाने हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट्स लगाने हैं, तो ऐसे तो आप किसी कंपनी के पास जाओगे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो एंट्री बैरियर है वो बहुत ही स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपको ऑन द ग्राउंड अपनी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को प्रूव करना होता है। तो प्रीमियर या किसी कंपनी ने कहा था कि ऐसी कंपनी जिनके पास 3 ईयर से प्लस का एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस है, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जब मैं इस कंपनी का भी कमेंट्री देख रहा हूँ, तो मुझे सेम पॉइंट ही एक तरह से इन अ डिफरेंट वे होता हुआ दिखता है। तो अब ये गवर्नमेंट मान लीजिए अगर कैंसिल कर भी रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे स्टेट्स हैं, जो आर रिच स्टेट्स हो गए सदर इंडिया में, है ना, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान वगैरह, तो वो लोग क्यों लेंगे प्लेन प्लेन वनीला सोलर प्रोजेक्ट्स? अभी तो जरूरत आपकी पूरी बैटरी के साथ वाली जरूरत है ना। ये आप मेरे बाकी वीडियोस में देख सकते हैं कि क्यों इसका पूरा कैसे चलता है ये चीज़, है ना। तो वो चीज़ है। तो उसी के कारण कह रहे हैं कि एक्मी वाले कहते हैं कि भाई हमारे जो टैरिफ्स वगैरह है वो भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, तो इसलिए हमको कोई ऑफ टेकर कोई इशू नहीं है, एंड सेम थिंग इवन आई फील। तो ये सारी चीज़ है। और बाकी कनेक्टिविटी वगैरह वाला इशू मैंने कर दिया। सो ये सारी चीज़ है। इसके अलावा बाकी कंपनी अभी फोकस स्टोरेज पे कर रही है, और आई एस टी एस वेबर के बारे में आपको बता देता हूँ। तो क्या है ना, अभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को बेसिकली टेलमेंट्स देने के लिए, ऑन द ग्राउंड एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ वेवर्स देता है भाई, आप लाइक आप पीएलआई स्कीम सॉर्ट ऑफ थिंग मान लीजिए फॉर द रिन्यूएबल कंपनीज। तो वो सारी चीज़ें, तो उससे भी कुछ टेलमेंट्स आते हैं कंपनियों को। तो ये चीज़ है। तो आई थिंक आई हैव डिस्कस ऑल द पॉइंट्स। तो अभी क्या है ना, तो ये सारी चीज़ है इस वीडियो के बारे में। अभी देखिए, तो क्या होता है, मैंने आपको बताया कि पीपीओ के जो भी पीपीए कैंसिल होने वाले जो इशू चल रहे हैं, कनेक्टिविटी के जो इशूज लोग कहते हैं, ये इससे क्या होता है, जितना जो हम देख रहे हैं जितने भी प्लांट्स लग रहे हैं, सेक्टर वाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये छोटे शॉर्ट टर्म में आपको इस तरह की चीज़ें दिखती है, जब मान लीजिए आपके जो बिड्स होते हैं वो थोड़े कम हो जाए, फिर वो बिड्स जो होंगे वो थोड़े से बढ़ जाते हैं ना, तो ये आपको सेक्टर में थोड़ा सा इशू दिख जाता है शॉर्ट टर्म में। बट जो ओवरऑल जो थीम है वो तो सही चलती है, क्योंकि जो इंडिया का आरडी ट्रांजिशन है वो तो गवर्नमेंट का काफी स्ट्रांग फोकस है, और बैटरी में इतना फोकस है, तो वो तो कहीं जाना नहीं वाला है। बट हैविंग सेड दैट, जब इस तरह की चीजें हम देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म में आपको इस तरह के बिजनेसेस में अनसर्टेनिटी दिखती है। तो ये तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि जब तक इनका ये जो बिट्स वाला इशू है वो अच्छे से क्लियर नहीं होता है, इनका नहीं, मतलब कहने का मतलब पूरे सेक्टर के लिए, इनका तो कोई प्रोजेक्ट अभी तक कैंसिल हुए नहीं है, तो वो वाली चीज़ है। तो जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से रिजॉल्व नहीं होती है, तो थोड़ा तो अनसर्टेनिटी बना ही रहेगा। बाकी नंबर्स वगैरह तो काफ़ी स्ट्रांग है, और ये नंबर्स की जो ट्रेंड है वो इस तरह से चलेगा। क्यों? मैंने बोला आपको कि जो इनका 1 गीगावाट वाला प्रोजेक्ट लग गया था पहले,
वो तो प्रोजेक्ट लगा हुआ ही है ना, तो उससे तो बिजली खरीदेगा सामने वाला को कि पीपीए साइन हो गई है। तो उससे जो आपके आपके नंबर्स है ना इस कंपनी के लिए, क्वार्टर 3 में भी आपको लगभग ऐसे नंबर दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। और बाकी देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में लोग अपने जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में क्या कहते हैं, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कैसे बैटरी वगैरह लगता है उसके बारे में ट्रैक करते रहेंगे हम लोग। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट द कंपनी। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेट्स कीप ट्रैकिंग द कंपनी। थैंक यू वेरी मच।